यूट्यूब पे NFT की वीडियोस भरी पड़ी है, लेकिन उन सभी में एक ही बात की गई है। अब वो ये कि NFT क्या है। हालांकि कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे भी इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि NFT की रियल इमेज कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि NFT क्या है और ये बैकएंड में कैसे काम करता है। इसके साथ ही साथ हम इसकी हिस्ट्री, इसके फ़ायदे और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। NFT को एक सेंटेंस में कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि NFT किसी फिजिकल या डिजिटल ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस रिप्रेजेंट करने का एक डिजिटल फॉर्मेट है। ये तो था एक सेंटेंस का डेफिनेशन, लेकिन डिटेल में समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये टोकन क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि NFT क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करेंसी की तरह किया जाता हो या फिर जिसकी प्रॉपर्टी करेंसी से मिलती जुलती हो लेकिन वो करेंसी ना हो, तो उसे टोकन कहा जा सकता है। इमेजिन एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है कि वो अपने आने वाले मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक ही टिकट जनरेट करेगा, लेकिन फर्स्ट डे सेकंड शो के लिए 1000 टिकट जनरेट करेगा। तो इस केस में नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो सेकंड शो के लिए 1000 टिकट जनरेट की गई है, वो सारी टिकट्स एक दूसरे से रिप्लेस की जा सकती है, क्योंकि ये सारी टिकट सेम शो के लिए जनरेट की गई है। वहीं दूसरी तरफ वो टिकट जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जनरेट की गई थी, उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक है। डैट मीन्स कि ये टिकट रेयर है और इसे किसी दूसरे टिकट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम इसे नॉन फंजिबल कह सकते हैं, यानी नॉन रिप्लेसेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी नॉन फंजिबल चीज़ों को उसके रेयरिटी या उससे जुड़े परसेप्शन के कारण ही से वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मोनालिसा की पेंटिंग क्यों इतनी एक्सपेंसिव है? इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला ये कि इसके आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए ऐसी पेंटिंग की सिर्फ एक ही कॉपी अवेलेबल है और इसके आर्टिस्ट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं। दूसरा है इससे जुड़ा हुआ लोगों का परसेप्शन, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग बहुत पुरानी है और कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि इस पेंटिंग के थ्रू आर्टिस्ट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक NFT कैसे वर्क करता है। इमेजिन कि आप कुछ टोकन जनरेट करना चाहते हैं, जिससे आप माई फर्स्ट टोकन का नाम देते हैं। टोकन को नाम देते वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि यह नाम ब्लॉकचेन पर मौजूद सभी नाम से अलग हो। इस नाम के अलावा भी ब्लॉकचेन का प्रोग्राम इसे एक और यूनिक नाम देता है, जो सिर्फ कंप्यूटर की सुविधा के लिए होता है। ब्लॉकचेन पे मौजूद बाकी सभी टोकन से इस टोकन की आइडेंटिटी को सेपरेट रखने का यही तरीका है। अगर आप माई फर्स्ट टोकन की 1000 कॉपीज जनरेट करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसका हर कॉपी एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी की सेम आइडेंटिटी है और इस कारण से हम इसे फंजिबल टोकन कह सकते हैं, यानी कि रिप्लेसेबल टोकन। लेकिन क्या हो अगर इस टोकन की एक ही कॉपी जनरेट करते हैं? तब होगा ये कि इस टोकन को किसी और टोकन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास इसे रिप्लेस करने के लिए इसके जैसे और टोकन्स नहीं हैं। ना ही आप इसे ब्लॉकचेन पे मौजूद बाकी किसी दूसरे टोकन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ब्लॉकचेन पे मौजूद बाकी दूसरे टोकन से अलग है। डैट मीन्स कि आप इसे नॉन फंजिबल टोकन कह सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि नॉन फंजिबल टोकन की संख्या हमेशा 1 होती है, क्योंकि तभी इसे यूनिक कहा जा सकता है। यूजली फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन को क्रिएट करने के लिए इथेरियम के ERC-20 और ERC-721 स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी ब्लॉकचेन हैं जिनके प्रोग्राम का यूज़ करके NFT क्रिएट की जा सकती है। अब इस NFT को दो और चीज़ों के साथ लिंक किया जा सकता है। पहला तो है वॉलेट एड्रेस, यानी कि ये टोकन किस वॉलेट एड्रेस से जनरेट किया गया है या फिर किस वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरा है डिजिटल ऑब्जेक्ट का हैश, जिससे पता चलता है कि ये NFT किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इमेज या फिर वीडियो या फिर कोई टेक्स्ट फाइल। अब जब भी इस टोकन को किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप को भी ट्रांसफ़र किया गया है। इन सब के अलावा भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक NFT को सही से समझने के लिए या फिर सही से मैनेज करने के लिए काम आती है। जैसे कि जिस फाइल के लिए NFT क्रिएट किया जा रहा है, उस फाइल का साइज़ क्या है, उसे किसने और कब क्रिएट किया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा बेसिकली किसी भी फाइल का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है जो उस फाइल को समझने में हेल्प करता है। NFT क्रिएशन तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब NFT को स्टोर करने का टाइम आता है। इथेरियम ब्लॉकचेन के केस में स्टोरेज लिमिटेशन होने के कारण 24 KB से ज़्यादा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो फिर सवाल आता है कि लार्ज साइज वीडियोज़ और म्यूज़िक फाइल को NFT क्रिएट करने के बाद कहाँ और कैसे स्टोर किया जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कि आपके पास एक 50 MB का वीडियो है, जिसे आप एज एन NFT मिंट करना चाहते हैं। इस 50 MB की फ़ाइल को स्टोरेज लिमिटेशन होने के कारण ब्लॉकचेन पर स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो फाइल को किसी ऐसी जगह स्टोर करना होगा जहां से NFT के बाहर इस वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और वो जगह है सर्वर। आपने सही सुना है, NFT के फाइल को स्टोर करने के लिए हमें सेंट्रलाइज सिस्टम की हेल्प लेनी होगी, जो कि ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से एकदम अपोजिट है। अगर इतने लार्ज साइज फाइल को ब्लॉकचेन पर स्टोर करने की फैसिलिटी होती, तो लोग ब्लॉकचेन का यूज़ फाइल को स्टोर करने के लिए करते
और इसके कारण सारा लोड माइनर पे पड़ जाता। और अंत में होता ये कि माइनर्स ब्लॉकचेन को वेरीफाई नहीं करते, जिससे लोगों का इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में कम हो जाता। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ऑफचेन स्टोरेज चीप और फास्ट होते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें NFT के फाइल को ब्लॉकचेन की जगह सर्वर पर स्टोर करना पड़ता है। NFT की हिस्ट्री को सही समझने का एक तरीका ये है कि हम इसे 2 टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दें, प्री ERC हिस्ट्री और पोस्ट ERC हिस्ट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि इथेरियम पे ERC स्टैंडर्ड लॉन्च होने के बाद NFT क्रिएट करना बहुत आसान हो गया था, जिसके बाद NFT के बहुत से रिकॉर्ड बनाए गए। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि NFT का एग्जिस्टेंस तब से है जब से बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आया था। तो चलिए अब हम NFT की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्ड कोइंस की। कलर्ड कोइंस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे 2012 में डेवलप किया गया था, यानी बिटकॉइन के एग्जिस्टेंस में आने के 3 साल बाद। कलर्ड कोइंस उन पुराने NFTs में से है जिसे बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया था, जबकि आज जो आप पॉपुलर NFT देखते हैं उनमें से अधिकतर को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। रेयर पेप्स बेसिकली ग्रीन कलर के कार्टून्स हैं। इन सभी NFTs में फ्रॉग को एक मेन कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है और इन्हें ज़्यादातर मीम्स के तौर पे यूज किया जाता है। रेयर पेप्स भी शुरुआत के कुछ ऐसे NFTs में से थे जिन्हें बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था। इनकी खासियत यह है कि इसे दुनिया भर के अलग अलग लोगों द्वारा क्रिएट किया गया था। आप ये सुनकर और भी हैरान होंगे कि 26 अक्टूबर 2021 के ऑक्शन में पेपे ने पोलस के एक रेयर पेप को $3.6 मिलियन में खरीदा गया था। क्रिप्टोपंक्स 10,000 NFT आर्ट्स का कलेक्शन है, जिसे लार्वा लैब्स के नाम की कंपनी ने 2017 में क्रिएट किया था। इन 10,000 यूनिक पिक्सेलेटेड कैरेक्टर्स में 6,039 मेल हैं और 3,840 फीमेल कैरेक्टर हैं, और ये सभी 10,000 कैरेक्टर्स बिल्कुल यूनिक हैं। इन सभी 10,000 कैरेक्टर्स में अधिकतर तो ह्यूमंस हैं, पर इनमें से कुछ ज़ॉम्बीज, एलियंस और एप्स भी हैं। इन पंक्स की खास बात यह है कि इनमें से कोई भी पंख मैनुअली जनरेट नहीं किए गए हैं, बल्कि इन सभी को प्रोग्रामिंग के थ्रू जनरेट किया गया है। द गार्जियन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 2 मार्च 2022 को एक एनोनिमस यूज़र ने क्रिप्टोपंक 5364 को यूक्रेन की गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था, ताकि यूक्रेन की गवर्नमेंट को रशियन इन्वेजन के खिलाफ फंड किया जा सके। आज इन क्रिप्टोपंक्स की कीमत लाखों करोड़ों में है, लेकिन स्टार्टिंग में इन सभी पंक्स को ऑलमोस्ट फ्री रखा गया था। कोई भी पर्सन जिसके पास एक इथेरियम वॉलेट था बस कुछ कैश फी पे करके इन पंक्स को क्लेम कर सकता था। लेकिन आज टॉप 10 पंक्स में से हर एक की कीमत $3 मिलियन से ज़्यादा है। 2017 में एक और NFT कलेक्शन को रिलीज़ किया गया और इसका नाम था क्रिप्टोकिटीज़। इस कलेक्शन को इथेरियम के ब्लॉकचेन पर रिलीज़ किया गया था। क्रिप्टोकिटीज़ एक गेम के जैसा ही है, जिसमें होता यह है कि यूज़र किसी 2 कैट्स को बाई करके उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। उनसे जनरेट होने वाले न्यू कैट के अपने खुद के अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स उन्हीं में से होते हैं जिन 2 कैट्स की ब्रीडिंग कराई जाती है, जैसा कि रियल लाइफ में हर लिविंग बीइंग के साथ होता है। और फिर बायर इन न्यूली जनरेटेड कैट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। लॉन्च के 1 हफ्ते के भीतर क्रिप्टोकिटीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इन कैट्स के लिए 60,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसी 1 हफ्ते में ब्रीडिंग कराने से 1 लाख न्यू कैट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी का एक फैक्ट तो ये भी है कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के टोटल ट्रैफिक का 25% ट्रैफिक अकेले क्रिप्टोकिटीज़ से ही आ रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टोकिटीज़ कितनी ज़्यादा पॉपुलर गेम रह चुकी है। 2020 के ख़त्म होते होते NFT पूरी तरह से मेनस्ट्रीम हो चुका था और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके थे जिस पर NFT को लॉन्च किया जा सकता था। तो ये थे NFT के कुछ पॉपुलर स्टोरीज़। अब हम NFT के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। NFT वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो चीज़ें सबसे पहले आएंगी वो है आर्ट्स, जैसे कि कोई पिक्चर, कोई वीडियो या फिर कोई म्यूज़िक। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आर्ट्स NFT का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है और अभी तक ना जाने हम कितने ऐसे पिक्चर और वीडियो देख चुके हैं जो कि NFT वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर रह चुकी हैं। यही कारण है कि NFT वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आर्ट्स जैसी चीज़ें सबसे पहले आती हैं। लेकिन NFT का एप्लीकेशन सिर्फ इन कलरफुल पिक्चर और वीडियो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिनके बारे में हमें बहुत कम पढ़ने या सुनने को मिलता है। तो चलिए उन एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। आज जो हमारे पास प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है उसमें मेनली यही बातें होती है कि प्रॉपर्टी का करंट ओनर कौन है, प्रीवियस ओनर कौन था, उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती थी। डैट मीन्स कि हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रॉपर्टी के क्रोनोलॉजिकल ओनरशिप का रिकॉर्ड होता है। और अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, जिसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक ऑनलाइन रियल एस्टेट कंपनी अपने कस्टमर को एक हाउस सेल करती है, तो बजाय सेल डीड और लीगल पेपर जनरेट करने के कंपनी एक NFT और इससे रिलेटेड प्राइवेट की और पब्लिक की इशू कर सकती है, जो रिप्रेजेंट करेगा उस हाउस को जिसे कस्टमर ने बाई किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि सेलर प्रॉपर्टी के बायर को प्रॉपर्टी के ऑनरशिप का ट्रांसफ़र बहुत ईजिली कर सकता है। प्रॉपर्टी के न्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ फ्यूचर में कोई पर्सन अगर ये देखना चाहे कि कब कब इस प्रॉपर्टी को बाई और सेल किया गया था तो इससे भी बहुत ईजिली किया जा सकता है।
डैट मीन्स कि ब्लॉकचेन पे मेंटेन डेटा रिलायबल होते हैं और इन्हें इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर चाहें तो जिस तरीके से किसी आर्ट को ऑक्शन के थ्रू सेल किया जाता है, ठीक इसी तरह प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। इस तरीके से सेल करने का फ़ायदा ये होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिराइव किया जा सकता है। NFT का यूज़ फिजिकल टिकट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम ऑलरेडी फिजिकल टिकट की बजाय डिजिटल टिकट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन NFT इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसका यूज़ गेम्स में किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप PUBG खेलते हैं और एक स्पेसिफिक चैलेंज को कंप्लीट करते हैं तो रिटर्न्स में आपको रोल पॉइंट्स मिलते हैं। रोल पॉइंट्स कुछ और नहीं बल्कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, जो इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि आपने गेम में कैसा परफॉर्म किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिवॉर्ड के रूप में पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी मिलता है, जैसे कि पावरफुल गन या फिर किसी तरह का एडिशनल कैरेक्टर। लेकिन गेम में परफॉर्म करने का हमें रियल मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है, पर NFT के जरिए इसे भी पॉसिबल किया जा सकता है। बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो ऐसे गेम्स डेवलप कर रहे हैं जिसे इंजॉय भी किया जा सके और साथ ही में अच्छा परफॉर्म करने पर मॉनेटरी रिवॉर्ड भी गेन किया जा सके। और एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसे ही गेम का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका यूज़ सप्लाई चेन में किया जा सकता है। देखिए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसकी डिलीवरी करने तक प्रोडक्ट किन किन चेक पॉइंट से होकर गुजरता है, इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे पता चल जाएगा कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट रिसीव किया है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर कोई फेक प्रोडक्ट है। इन सब के अलावा NFT का यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिस्ट्रीब्यूट करने में किया जा सकता है। NFT का यूज़ मेटावर्स में लैंड सेल करने के लिए भी हो सकता है। तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में लैंड के ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए NFT का यूज़ किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में भी लैंड की एक्विजिशन या फिर लैंड को सेल करने के लिए NFT का यूज़ किया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि मेटावर्स के लिए ब्लॉकचेन के अलावा कोई और बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रियल वर्ल्ड में लैंड की स्कैर्सिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक उसी तरह से एक डिजिटल वर्ल्ड को रियलिस्टिक शो करने के लिए स्कैर्सिटी को मेंटेन रखना जरूरी है, नहीं तो उस मेटावर्स की कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी। अब हम कुछ ऐसे मिथ के बारे में बात कर लेते हैं जो लोगों के बीच फैले हुए हैं। उन सभी मिथ में से एक मिथ ये है कि NFT एक क्रिप्टो करेंसी है, पर यह टेक्निकली गलत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो उसे कहा जाता है जो किसी ब्लॉकचेन का मेन मॉनेटरी मीडियम होता है, या फिर ये कहें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जबकि NFT तो उस ब्लॉकचेन पर क्रिएट की जाने वाली एक टोकन है जिसके लिए हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। NFT वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये एक फटाफट पैसा कमाने का स्कीम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि NFT के थ्रू क्रिएटर्स को उसके आर्ट की सही वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि इससे स्कैर्सिटी को स्टैब्लिश किया जा सकता है, आर्ट के ओरिजिनलिटी के बारे में पता चलता है और मिडिल मैन को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये एक जल्दी से पैसा कमाने वाला स्कीम है। इस मिथ के पीछे का एक रीज़न ये भी है कि हम सब ने बहुत सी ऐसी NFT देखी है जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू में सोल्ड हुई है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि NFT के सिर्फ स्कैर्सिटी से काम नहीं चलेगा। एक NFT की यूटिलिटी भी मैटर करती है, यानी कि एक NFT को किस काम में और कितना यूज किया जा सकता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। सपोज हमारे पास 5 ईथर हैं जिनसे हमें एक NFT बाय करनी है, वो भी एक ऐसी NFT जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सके। और हमारे पास इन 3 NFTs का ऑप्शन है। पहला NFT एक सिंपल से दिखने वाला कार्टून है जो रेयर तो है पर इसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है। दूसरा NFT एक म्यूज़िक है जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इसको सुनने से एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल सकती है और इसे सेल करके रॉयल्टी अर्न की जा सकती है, और इसका ये यूटिलाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक के लिए रह सकता है। तीसरा NFT एक इन्वेंशन का पेटेंट है, यानी कि एक इन्वेंशन का आइडिया और उस आइडिया को यूज़ करने का राइट। ये NFT पहले और दूसरे NFT से कहीं ज़्यादा काम की है, क्योंकि इस NFT को यूज़ करके प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है या दूसरे कंपनी को सेल करके रॉयल्टी रिसीव की जा सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस NFT को बाय करने में 5 ईथर स्पेंड करना एक सही डिसीजन है। यानी ये समझना कि किसी भी तरह के NFT क्रिएट करके बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, ये एक मिथ है। एक क्रिएट की गई NFT में सिर्फ स्कैर्सिटी या ओरिजिनलिटी ही मैटर नहीं करती, इसमें यूटिलाइजेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। NFT से रिलेटेड तीसरा मिथ ये है कि ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, और इसके पीछे का रीज़न ये दिया जाता है कि जिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन NFT को क्रिएट किया जा रहा है उन्हें रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी कंपनीज और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन ब्लॉकचेन को रिन्यूएबल एनर्जी पर रन करते हैं। इसके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कई ऐसे सुधार किए जा रहे हैं जिनसे ब्लॉकचेन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। डैट मीन्स कि पर ट्रांजैक्शन में यूज़ होने वाले एनर्जी को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा रहा है। चौथा मिथ है NFT का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। यही बात क्रिप्टो करेंसी के लिए भी कही जाती है। इसके अगेंस्ट एक अच्छा आर्गूमेंट ये दिया जा सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन चीज़ों का कोई और फ़ायदा नहीं है। बस NFT के एप्लीकेशन से आपको पता चल गया होगा कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या फिर नुकसान, और इसका यूज़ कैसे करना है ये डिसीजन तो आपको ही लेना होगा।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि NFT की हिस्ट्री तब से है जब से बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, लेकिन डेवलपर्स का मानना था कि बिटकॉइन NFT को लॉन्च करने के लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए 2017 में इथेरियम पे ERC-721 स्टैंडर्ड को लॉन्च किया गया। इस स्टैंडर्ड का फायदा ये था कि डेवलपर्स के लिए NFT को क्रिएट करना और इसे मैनेज करना पहले से काफ़ी आसान हो गया था। यही कारण है कि NFT के अधिकतर प्रोजेक्ट्स इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं। किसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का फायदा ये होता है कि जब भी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इससे लोग उस प्रोसेस को इजीली अडोप्ट कर पाते हैं। इन्हीं छोटी बड़ी रीजन्स की वजह से बहुत से क्रिएटर्स और कंपनी ने अपना इंटरेस्ट NFT पे दिखाना स्टार्ट किया। लेटर 2017 तक NFT का मार्केट कुछ हद तक ग्रो हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। इस टाइम डेली एवरेज ट्रेड वैल्यू $60,000 के पास रहा। पर 2020 के जुलाई से NFT मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। इस बार डेली एवरेज ट्रेड वैल्यू 10 मिलियन के अराउंड जा पहुंचा। 2018 के एंड तक अधिकतर NFTs आर्ट्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन 2019 की शुरुआत से लोगों ने इसके अलावा और भी कैटेगरीज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। जनवरी 2019 से जुलाई 2020 के बीच जो 90% NFT ट्रेड किए गए थे वे सभी आर्ट्स, गेम्स और मेटावर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते थे। 2021 NFT के लिए गोल्डन ईयर था, क्योंकि उस टाइम US की मीडिया से लेकर YouTube के चैनल तक हर जगह NFT की ही बातें हो रही थी। अब NFT आर्ट्स के पीछे इतनी पॉपुलैरिटी देखकर बॉलीवुड के एक्टर्स को लगा क्यों ना हम भी अपना आर्ट्स मार्केट में ट्राई कर लेते हैं। फिर क्या था, इंडियन स्टार्स ने भी NFT वर्ल्ड में अपना अलग ट्राई किया। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स, यहाँ तक कि क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने भी अपना खुद का NFT लॉन्च किया। एक न्यूज़ से पता चलता है कि 2021 के नवंबर में बिग बी ने अपनी NFT मधुशाला को लगभग 7 करोड़ में सेल किया था, लेकिन इस सेल पे उन्होंने गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया था। इसलिए गवर्नमेंट ने बिग बी को एक नोटिस भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने लगभग 1 करोड़ का टैक्स पे किया। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने थार की ऑक्शन NFT के जरिए करने की कोशिश की। वायाकॉम 18, जो कि एक इंडिया की मीडिया कंपनी है, रिसेंटली इसने फुल्ली फालतू NFT के नाम से एक NFT मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म भी अलग तरह के आर्ट से भरा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि लॉन्च किए गए इन NFTs के बायर्स को MTV के स्टार से मिलने का मौका दिया जाता है। ऐसी बहुत सी स्टोरी से पता लगता है कि इंडिया ने NFT में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। NFT के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के बाद अब ये जानने का टाइम है कि वो कौन सी एक्सपेंसिव NFTs हैं जिन्हें देखकर लोगों का इंटरेस्ट NFTs में बढ़ जाता है। तो जानते हैं उनमें से टॉप 4 NFTs के बारे में। नंबर 4 पे है साइबरपंक 5822, जिसे हाल ही में एक इंडियन पर्सन दीपक थापलियाल द्वारा 8000 ईथर में खरीदा गया था, जिसकी उस टाइम वैल्यू थी $23 मिलियन। इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू होती है 178 करोड़। ये पंख भी उन्हीं 10,000 NFTs के कलेक्शन में से एक है जिन्हें लार्वा लैब्स द्वारा क्रिएट किया गया था। थर्ड नंबर पे है वीपल ह्यूमन 1, जिसे 4700 ईथर में सेल किया गया था। ये आर्ट अमेरिका के एक आर्टिस्ट बीपल द्वारा क्रिएट किया गया है। इन 4700 ईथर की वैल्यू लगभग $29 मिलियन थी। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव NFT है क्लॉक, जिसे लगभग 16,000 ईथर में खरीदा गया। इस NFT को क्रिएट करने का पर्पज ये था कि विकीलीक के फाउंडर जूलियन असांज के लीगल हियरिंग के लिए फंड कलेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव NFT की, जिसे बाय किया गया है 38,000 ईथर में, और ये NFT भी एक आर्ट ही है जिसे बनाया है बीपल ने, वही आर्टिस्ट जिन्होंने इस आर्ट को बनाया था। इस मोस्ट एक्सपेंसिव NFT का नाम है एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज। ये आर्टवर्क 5000 अलग अलग आर्ट का कलेक्शन है जिसका एक कोलाज बना करके सेल किया गया था। इसके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे बाय करने वाला भी एक इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन है। तो ये था NFT पर डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।